जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। तीनों गति नियम में विराम और गति की चर्चा की गई है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ गति और विराम क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर समय के साथ, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका स्थान समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे समय बीत रहा है और इसका स्थान परिवर्तित हो रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसे हम लोग गति में कहेंगे। लेकिन एक ही जगह पर वो खड़ा रहे, समय बीतता जा रहा है, तो उसको हम लोग विराम में कहेंगे। न्यूटन के 3 गति नियम है। तीनों गति नियम में पहला गति नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु विराम की अवस्था, विराम मतलब अगर वो खड़ा है तो खड़ा रहना चाहेगा, जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। और एक समान गति की अवस्था मतलब अगर वो 60 की स्पीड से चल रहा है तो वो 60 की स्पीड से ही चलना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कि बाहर से आकर उस पर कोई असंतुलित बल काम ना है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है पीछे से, वो उसी स्पीड से चलाना चाहेगा जब तक, अगर कोई पीछे से जाके धक्का मार देगा तब वो अचानक तेज होगा। कोई आदमी ऐसे खड़ा है, विराम में है, पीछे से जाके उसको धक्का मार दीजिए, अचानक असंतुलित बल पड़ेगा, वो दौड़ने लगेगा या गिर जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है उसके आधार पर बहुत कुछ होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब बस चलना शुरू करता है रुकने के बाद अचानक, तो क्या होता है? जैसे बस स्टार्ट होगा आदमी पीछे की ओर झुक जाता है, और बस चलता रहेगा, ब्रेक लगाएगा तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? इसके पीछे विराम और गति का जड़त्व लगा है। गति का भी जड़त्व होता है और विराम का भी जड़त्व होता है। अब क्या होता है, जैसे देखिए, जब हम लोग विराम की अवस्था में रहते हैं, बस में बैठे रहते हैं, तो हमारा पैर जो रहता है वो बस के फर्श के साथ घर्षण बल के कारण वो भी विराम में रहता है। लेकिन जब जैसे ही बस चलना शुरू होता है, बस के फर्श में जो हमारा पैर लगा रहता है वो घर्षण बल के कारण वो भी गति में आ जाता है। लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी भाग जो होता है वो विराम की अवस्था में होता है। इसके कारण हमारा पांव आगे की तरफ चला जाता है और ऊपर का जो भाग होता है पीछे की तरफ चला जाता है, अर्थात हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब गाड़ी चल रहा हो, अचानक ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ वैसे झुक जाते हैं। वो कैसे होता है? उसके पीछे भी कारण है। जब बस चलता रहता है तो बस के फर्श में हमारा पैर सटा होता है, और बस के फर्श और हमारे पैर के बीच एक बल काम करता है, घर्षण बल। कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल। और उसके बाद क्या होता है? जब घर्षण बल, जब फर्श चल रहा है तो हमारा पैर भी चलेगा, हमारा शरीर भी चलेगा। लेकिन जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि फर्श के साथ साथ जो हमारा पैर लगा है वो अचानक विराम में आ जाता है। लेकिन हमारा ऊपर का जो शरीर का जो भाग होता है वो विराम की अवस्था में नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो गति में ही रहता है, और पैर क्या होता है? रुक जाता है, और हमारा आगे का भाग जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है। यही आपके न्यूटन के गति का नियम जो है, और उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ विराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व कहने का मतलब, कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है, जैसे वो सरल रेखा में चल रहा है तो गति में ही रहना चाहता है। इसको हम लोग गति का, जो चलते रहेगा वो गति का जड़त्व, और जो रुका है वो जो आदमी बैठा है ना ऐसे, वो बैठा ही रहना चाहता है, उसको हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। और जो सरल रेखा पर एक समान गति ऐसे ऐसे कर रहा है उसको हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। आई बात समझ में? जी। चलो, अब आता है न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु के पर लगे बल के समानुपाती होता है, और वह परिवर्तन उस बल के दिशा में होता है। और इसका एकमात्र फॉर्मूला होता है F बराबर ma। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुने क्या होगा? एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आई बात समझ में? न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? अब दूसरा गति नियम का कुछ उदाहरण में हम बता देते हैं आपको। जैसे क्रिकेट का बॉल जब आप कैच लेते हैं ना, तो हम लोग हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार आता है। ठीक है। क्या होता है उससे? चोट कम लगता है ना, पीछे की तरफ खींचते हैं तो। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब कोई भी आप किसी वस्तु को जितना कस के मारेंगे ना, वो भी आपको उतना ही कस के मारेगा।
अब बॉल को जितना कस के नीचे की तरफ पटकेंगे उतना ही कस के क्या करेगा, वो भी ऊपर की ओर भागेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसको प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक कैसे आप रख के चला रहे हैं, ढिसका जैसे जैसे चलाइएगा ना उतना ही पीछे से ही आपको धक्का मारता है। अब कोई मान लो पतला आदमी रहेगा और बंदूक कैसे चलाएगा, पलट जाएगा। ऐसा ही होता है। और उसका और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कुएं से जल खींचना हो। जब कोई व्यक्ति भरी बाल्टी ऊपर की ओर खींचता है तो रस्सी पर भी अपना बल लगाता है, और रस्सी भी देखो कि उतना ही ताकत से नीचे टांगती है। बाल्टी में पानी भर लो कुआं में, और आप देखोगे क्या, जितना ताकत से आप टानोगे ना उतना ही ताकत से वो टानेगा। थोड़ा भी छोड़ोगे फट से पानी में चला जाएगा, जाता है ना। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब आता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये अब आपको ऊर्जा के बारे में बताएं। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जो होता है ना, कार्य करने की शक्ति को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा प्रश्न उठता है, ऊर्जा कैसे, ऊर्जा बनता है कि नहीं? तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, ऊर्जा को बदला जाता है। जैसे लाइट है और आप इसमें डीजे लगा दो तो विद्युत ऊर्जा से वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जनरेटर चला दो, उससे क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। पंखा का स्विच टिप तो देखोगे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट, जो नाचता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब मोमबत्ती को देख लो, मोमबत्ती में रसायन होता है, उसको जला दो तो प्रकाश निकलेगा, यानी प्रकाश ऊर्जा, और गर्मी भी देगा, यानी उसको उष्मा बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आया कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है? क्या होता है ऊर्जा का? ऊर्जा बनता है कि नहीं? नहीं। ऊर्जा ना बनता है ना ही खत्म होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब आपसे पूछेगा सर, कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, जैसे वो लड़का हमसे पूछा है उस दिन कि सर ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है? अच्छा क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कितना घंटा लगातार काम कर सकता है ये उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 घंटा लगातार बिना थके काम कर सकता है, मतलब उसके ऊर्जा का लेवल ज्यादा है। कोई आदमी 3 घंटा में थक जाता है। लेकिन शक्ति की बात किया जाए तो 1 घंटा में कोई व्यक्ति कितना काम करता है, और वो भी व्यक्ति 1 घंटा में कितना काम करता है, जो ज्यादा करेगा उसकी शक्ति ज्यादा है कि नहीं? आई बात समझ में? ऊर्जा शक्ति में अंतर, कोई दिक्कत है? और चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय। बाय से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल है, ठीक है, लेकिन